हेलो चैम्प्स। आज हम हाइड्रोकार्बन को शुरू करने वाले हैं। ये क्लासेस जेई मेंस और नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाइड्रोकार्बन क्लास 11 से एक टॉपिक हमारे पास में आता है, हाइड्रोकार्बन। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं आर नोन एज हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। लेकिन हमें 11th में क्या पढ़ना है, इसमें हमें मेजर इसमें 4 टॉपिक पढ़ने होते हैं। द वेरी फर्स्ट टॉपिक विल बी एल्केन। एल्केन के बाद सेकंड टॉपिक जो इसमें आएगा उसको एल्कीन कहेंगे हम। और थर्ड टॉपिक इज एल्काइन। एल्काइन एंड द लास्ट टॉपिक, तो जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनको हमने सबको अरीन में रख दिया है। तो ये 4 टॉपिक हमें पढ़ने होंगे। तो शुरू करते हैं वन बाय वन। द वेरी फर्स्ट टॉपिक विल बी एल्केन। एल्केन क्या होता है? एल्केन के बारे में बेसिक बात है, आपको पहले से पता होंगी कि एल्केन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और जनरल फॉर्मूला 10th क्लास के बच्चों को पता होता है, CnH2n+2 होता है। ये सब बहुत बेसिक बात है, इनको मैं नहीं कराऊंगा। हमें जो इसमें इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करने हैं। तो पहला टॉपिक जो मैं एल्केन्स में ले रहा हूँ इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मतलब कितने मेथड से हम एल्केन को बना सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं इसमें वो एमओपीज हैं, मतलब इनको जो फॉर्म करने के मेथड है एल्केन्स को। एल्केन को जो फर्स्ट मेथड से हम बनाते हैं वो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं लाइक एल्कीन और एल्काइन, उनका अगर मैं कर दूंगा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन तो वहां से हमें एल्केन्स ऑब्टेन हो जाएंगे। तो फर्स्ट मेथड का नाम क्या है? आपके पास एल्कीन है या फिर एल्काइन है, आपने इसको हाइड्रोजनेशन कर दिया है, हाइड्रोजनेशन कर दिया है ऑफ अनसैचुरेटेड ऑफ अनसैचुरेटेड ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। HC लिखा है शॉर्ट में मैंने, इसका मतलब हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। तो एल्कीन और एल्काइन में अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, मतलब ये जो है यहाँ पर एक तरह से हम रिडक्शन कर रहे हैं, और कैटलिस्ट मतलब यहाँ पे रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने का काम करेंगे किसी एलिमेंट की हेल्प से। तो जैसे रिएक्शन कैसे होती है, जैसे आप यहाँ पे CH2 है और डबल बॉन्ड CH2 है, दिस इज द इथीन। एल्कीन कहते हैं इसको हम ना, एल्कीन का ये फर्स्ट मेंबर होता है, इथीन होता है। और H2 देखो यहाँ पे वर्ड आया हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है अगर हम किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा। और यहाँ पे वर्ड यूज किया था कैटालिटिक, है ना, कैटालिटिक। तो कैटलिस्ट यहाँ पर क्या है, डी ब्लॉक में कुछ मेटल्स होते हैं जैसे कि निकल है, प्लेटिनम है या फिर पैलेडियम है, इनमें से कोई सी मेटल यूज कर सकते हैं। ये मेटल क्या करती है, हाइड्रोजन गैस को या बाकी गैस को अपने सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब करती है, एडजॉर्ब। और जब जरूरत होती है उसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड, मतलब एक तरह से ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है पूरा, है ना। तो जब जरूरत होती है उसको ये फ्रेशली फॉर्म जो हाइड्रोजन है उसको प्रोवाइड करती है ना। तो यहाँ से एक एच जाएगा इस कार्बन पे और एक एच जाएगा इस कार्बन पे। तो दिस विल बी द CH3 एंड CH3, इसको हम बोलेंगे इथेन। इथेन से हमने इथेन बनाया है। ओके, फिर जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH है और डबल बॉन्ड CH2 है। जरूर नहीं है कि H2 आपको यहाँ लिखा मिलेगा, हो सकता है एरो के ऊपर ऐसे दे दे और यहाँ पे साथ में Ni यूज कर ले, Ni ऐसे यूज कर सकता है ना। या ऐसे ना करके हो सकता है कि ऐसे दे दे H2, यहाँ पे Pt यूज कर सकता है, Pd कुछ भी यूज कर सकता है। तो बात एक ही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती है, कुछ ही रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, हमें बस मेजर प्रोडक्ट है जो उसको अच्छे से लिखना होता है। तो ये दो हाइड्रोजन थे, एक यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो ये प्रोपेन बन जाएगा, एन प्रोपेन विल बी फॉर्म, CH3 CH2 और CH3। तो ये भी एक दो एग्जांपल, बहुत बेसिक से एग्जांपल थे जो कि मैंने एल्कीन से लिए हैं, है ना। एक दो एग्जांपल और देख लो आप, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, जैसे हो सकता है कि यहाँ पे कोई ऐसे कंपाउंड दे दे आपको और ये एल्कीन है, यहाँ भी पूछ सकता है कि H2 लिया है और यहाँ पर हमारे पास में निकेल आया। देखो निकेल और H2 का जो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है, तो रेने ने बताया था इसके बारे में, रेने RANEY रेने, तो इसको हम रेने कैटलिस्ट भी कहते हैं, है ना। आ सकता है कहीं आपको। यहाँ भी क्या होगा, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वहां पे अटैक होना है। एडिशन रिएक्शन जो होती है वो जो हमारे पास में अनसैचुरेटेड कार्बन होते हैं उन्हीं पे अटैक होता है ना। तो अटैक यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, और ये जो है H यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा मेरे पास में साइक्लोहेक्सेन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है एक एग्जांपल जो है यहाँ पर CH3C और ये CH, ये प्रोपाइन है, एल्काइन है।
है ना। अब इसमें भी मुझे सेम रिएक्शन को परफॉर्म करना है, तो यहाँ पर H2 लिखा है और साथ में निकेल या कोई भी PT हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बनेंगे एल्केन ही, लेकिन पहले यहाँ अगर हमने इसको जो ये कैटलिस्ट यूज किया है, इसको अगर हम कंट्रोल में इसको कंट्रोल कर देंगे तो ये एल्कीन रुक जाएगी, लेकिन क्योंकि हमने कंट्रोल नहीं किया अभी, कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे चारकोल, पहले डाइस चारकोल डाल देते हैं, है ना। वो मैं जब एल्कीन पढ़ेंगे तब बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन अगर हमने नॉर्मली ही ये यूज कर लिया है विदाउट एनी कंट्रोल, तो ये इसको एल्केन में ही कन्वर्ट करेगा, है ना। तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3, ठीक है। पहले एल्केन बनेगा लेकिन फाइनल आपके एल्केन यहाँ पर ओपन होने वाले होंगे। तो ये जो हमने अभी पढ़ा है ये था द वेरी फर्स्ट मेथड, जिसमें हमने क्या देखा है कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं एल्केन को। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या आता है, दूसरा जो मेथड यहाँ हमारे पास में आता है। दूसरे मेथड में अगर हमें हाइड्रोकार्बन फॉर्म करना है, सो इस बार हम लेंगे एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, अभी हम वो मेथड्स को पढ़ रहे हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं एमओपीज में ही मैं वो बाद में करा दूंगा आज की क्लास में। सो द वेरी सेकंड मेथड इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड जो होते हैं इनको हम RX से रिप्रेजेंट करते हैं, RX से। इसको हेलो एल्केन भी कह सकते हैं ना, IUPAC नेम है हेलो एल्केन और कॉमन नेम है एल्काइल हैलाइड। तो इससे बनाएंगे हम हाइड्रोकार्बन। एल्काइल हैलाइड से हाइड्रोकार्बन को फॉर्म करने के दो मेथड होते हैं हमारे पास में, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर हम करेंगे इनका रिडक्शन। एल्काइल हैलाइड जो कंपाउंड्स हमारे पास में होते हैं, अगर हम उनको क्या कर दें, रिडक्शन कर दें, और जिसकी हेल्प से करेंगे उसका नाम जिंक होगा। जिंक के साथ हम यहाँ पे कुछ एसिड ले सकते हैं, और जिंक के साथ यहाँ कॉपर भी आ सकता है, तो ये जिंक कपल का काम करता है। तो मेनली आपको यहाँ पर जिंक ही लिखना है, चाहो तो यहाँ पर आप कोई भी एसिड लिख सकते हो, साथ में जिंक के साथ में एसिड लेंगे हम, जिंक जैसे डाइल्यूट फॉर्म में HCl ले लेंगे। खैर आप रिएक्शन देखो प्लीज। तो जैसे एल्काइल हैलाइड, यहाँ मेरे पास में RX, यहाँ पे RX है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, जिंक को यहाँ पे यूज किया है, और इसके साथ यहाँ पर मैंने डाइल्यूट फॉर्म में कोई भी एसिड यूज कर लिया है। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पर HCl यूज करता हूँ, HCl। पहले इनकी रिएक्शन होगी, तब यहाँ से जो भी बनेगा तो वो रेट करेगा यहाँ पर आकर। आपने 10th क्लास में अगर आपको याद है ठीक से, तो एक रिएक्शन पढ़ी होगी कि एसिड प्लस मेटल गिव्स यू सोल्ट प्लस H2। अगर इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे जिंक ग्रेन्यूल की फॉर्म में है, ओके, और आपने इसके अंदर एसिड डाल दिया, यहाँ पे आपने यहाँ पर डाइल्यूट फॉर्म में एसिड को ऐड कर दिया है, तो इनके बीच में रिएक्शन होगी। यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या बनने वाला है, यहाँ बनेगा ZnCl2 और साथ में H2 गैस बन जाती है, H2 गैस बन जाती है। अगर कंटेनर के अंदर ये दो ही चीजें हैं तो फिर तो ये रिएक्शन हो जाएगी और H2 बन जाएगा। लेकिन अगर इसी कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पर इनके साथ साथ में RX एल्काइल हैलाइड भी डाल देता हूँ, ठीक है, तो फिर ये जो एल्काइल हैलाइड है वो जो H2 बना है, ये H के एटम आपस में बॉन्ड बनाने से पहले वो यहाँ पे अटैक कर देंगे RX पे, तो यहाँ पे रिएक्शन फिर दूसरे पाथ को फॉलो करती है। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि यहाँ से H2 बना है, मतलब H के एटम बन रहे हैं अभी, ओके। सो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, एक H जाएगा यहाँ पर और एक H जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मतलब हमने H2 को बनने ही नहीं दिया, उससे पहले ही RX ने उस पर अटैक कर दिया है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RH, जिसको हम एल्केन कहते हैं, और साथ में बन जाएगा HX जो कि होता है हाइड्रोजन हैलाइड। ये एसिड है HCl HBr, जो X यहाँ पर होगा उसके रिस्पेक्ट में बन जाएंगे, जो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब हमें देखना है कि X जो है यहाँ पर ये क्या हो सकता है। X हेलोजन है, ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं। X यहाँ पे क्या हो सकता है, तो X जो है यहाँ पर हेलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन यहाँ पर ना ये फ्लोरीन जो है हम लेते नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन लेंगे तो ये बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी हो जाएगी और बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी, सो बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, और फ्लोरीन के मतलब ये रिएक्शन फ्लोरीन पे फेल हो जाती है, ओके। और हर रिएक्शन का रेट होता है, रेट का मतलब होता है कि स्पीड क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, और ये रेट ऑफ रिएक्शन हम यहाँ पर जो ये एक्स है इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो ये रिएक्शन तब ज्यादा होती है फास्ट जब आई यहाँ पर होता है, फिर Br के साथ होती है, फिर Cl के साथ होती है, और F के साथ तो होती नहीं है, मैं बता चुका आपको कि फेल हो जाती है ना। रीजन ये है कि आई जो है वो एटॉमिक रेडियस ज्यादा होती है, तो ये बॉन्ड बहुत बड़ा होता है, आसानी से टूट जाता है, तो रेट बढ़ जाता है। तो ये था हमारे पास में फर्स्ट मेथड एल्काइल हैलाइड में, जिसमें हमने जिंक और एसिड की हेल्प से RX को रिड्यूस किया है, ओके। अच्छा, इसके एक दो एग्जांपल हम देख सकते हैं। जैसे हमारे पास में क्या है,
कि यहाँ पर CH3, CH2 और Br है, और यहाँ पर हमने जिंक ले लिया है, जिंक कॉपर के साथ भी आ सकता है तो उसको बोलेंगे जिंक कपल, और यहाँ पर HCl आ सकता है, यहाँ पे एसिडिक एसिड भी आ सकता है ना, जरूरी नहीं है कि हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, यहाँ पर वीक एसिड भी आ सकता है। तो सिंपल है, इसमें कुछ भी हमारे पास में क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन ना इंक्रीज होंगे ना डिक्रीज होंगे, उतने ही कार्बन आएंगे सेम। तो ये CH3 और CH3, तो दो कार्बन यहाँ R में थे तो दो कार्बन के आपको एल्केन मिल जाएगा, इथेन, और यहाँ पर HBr बन के अलग हो जाएगा। बस सिंपल है, इसमें कुछ भी ऐसा एक्सेप्शनल केस नहीं है, ये नॉर्मल है। तो ये था हमारे पास में सेकंड मेथड में फर्स्ट मेथड। उसके बाद सेकंड मेथड जो आता है इसी में, वो नेमिंग रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन क्या है, ये स्कूल लेवल पे भी आ सकती है, आपको इंपॉर्टेंट है काफी। वुड्स रिएक्शन में यहाँ पर एल्काइल हैलाइड है RX, ठीक है, और यहाँ वुड्स रिएक्शन में सोडियम को यूज करते हैं हम, तो यहाँ पे हमने लिया है सोडियम मेटल लिया, और RX का एक मॉलिक्यूल और यूज कर लिया है, मतलब यहाँ पर जो एल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल यूज किए हैं, इसको थोड़ा मैंने पलट के लिख दिया है। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, एक सॉल्वेंट यूज करते हैं हम, ड्राई ईथर, ईथर होते हैं, आपको याद होगा ROR होते हैं, है ना, तो ये सॉल्वेंट लेते हैं यहाँ पर हम, और ड्राई फॉर्म में इसलिए लिया क्योंकि सोडियम मेटल यूज कर रहे हैं, अगर इसमें थोड़ी नमी होगी तो ये रिएक्शन जो है मतलब वाटर के साथ हो जाएगी, तो थोड़ा फायर वगैरह देखने के लिए मिल सकती है, इसलिए इसको ड्राई फॉर्म में लेना पड़ता है। जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ से क्या होगा, ये NaX मिलकर अलग हो जाएगा, इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे यहाँ पर हम, तो ट्वाइस NaX बन जाएगा, R और R यहाँ पे बचे हैं, तो ये यहाँ पर R बन जाएगा, यानी कि दो R आपस में बॉन्ड बनाएंगे, और साथ में यहाँ पर जो है सोडियम हैलाइड बन जाएगा, ट्वाइस NaX बन जाएगा। ये वुड रिएक्शन होती है। हाँ, लेकिन कुछ और भी चीजें उसमें अच्छी हैं, तो उसको देखेंगे एक बार आप एग्जाम्पल देख लो। अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पर मेरे पास में RX है, मिथाइल क्लोराइड, इसके दो मॉलिक्यूल, यहाँ समझाने के लिए मैंने उनको अलग अलग लिखा था, यहाँ पे एक साथ लिख रहा हूँ, और यहाँ पे ट्वाइस Na लिया है हमने, और ड्राई ईथर यहाँ पे लेंगे हम। तो यहाँ पे क्या होगा, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे R है तो दो हैं ये, तो दोनों मिथाइल आपस में अटैच हो जाएंगे। अटैच कैसे होंगे वी विल सी, लेकिन अभी के लिए बस इनको ऑब्जर्व करना है। इथेन बन जाएगा यहाँ से, और साथ में जो है वो NaCl के टू मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ओके, तो अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो ये समझ में आएगा कि एल्काइल हैलाइड में जितने कार्बन होते हैं तो उससे यहाँ पे डबल वाला बनता है, अगर इसमें कोई ब्रांच वगैरह नहीं है ना। एक दो एग्जाम्पल और देख लो आप। जैसे आपसे कहा जाए कि यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पर Cl है, इस बार जो है ये Cl यहाँ पे लगा है ना, बीच में लगा है, और इसके भी दो मॉलिक्यूल है, तो अभी भी RX एल्काइल हैलाइड, और यहाँ पर हमारे पास में ट्वाइस Na लिया, और बाकी कंडीशन वही है सेम। तो अब क्या होना चाहिए, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ एक कार्बन का एल्काइल हैलाइड था तो उससे दो कार्बन का एल्केन बन गया है, इसमें तीन का है तो 6 का बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है, कि डबल तो हो रहा है, लेकिन कहाँ से डबल हो रहा है, जहां से ये हेलोजन अलग हो रहा है वहीं से डबल होगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये बॉन्ड जो है, ध्यान से सुनो मेरी बात, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा ऐसे, और दो ऐसी यूनिट आपस में यहीं से अटैच हो जाएंगी, मतलब अटैचमेंट वहां से होता है जहां से बॉन्ड, जहां से हेलोजन अलग होता है। तो इसमें जो एल्केन बनने वाला है, यहाँ पे CH3 रहेगा, यहाँ पे CH रहेगा, यहाँ पे CH3, आप एक सेम एल्काइल ग्रुप को नीचे लिखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दो थे ना, देखो ये वहां से भी Cl हट गया होगा, यहाँ से भी Cl हट गया है, सो आपने एक को लिख दिया यहाँ पर CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पर CH3, और जहां से वो डिटैचमेंट होता है, बॉन्ड अलग होता है, वहां वही कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेता है। सो दिस एल्केन विल बी फॉर्म्ड। इसका नाम बता सकते हो आप, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये होगी ना, ऐसे करके, तो ये ब्रांच में पहुंच जाएंगे। तो बच्चों को लगता है कि इसमें 3 का था तो 6 का बन जाएगा, हेक्सेन बन जाएगा, एन हेक्सेन नहीं बनता, इसमें ये कंपाउंड बनता है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू आप मैकेनिज्म, मतलब कि कैसे हमें सोल्व करना है उसको समझ सकते हो। मैकेनिज्म में बताऊंगा अभी इसका, और यहाँ भी साथ में क्या होगा, यहाँ भी साथ में हमारे पास में ट्वाइस NaCl बन के अलग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, इसी में आप ये देखो कि रिएक्शन मैकेनिज्म वाइज कैसे होती है, मैकेनिज्म क्या है इसका। तो मैकेनिज्म पे जब मैं जाता हूँ, तो हमने इसमें Na यूज किया था, तो पहले क्या होता है, जो Na है, अच्छा मैकेनिज्म होता क्या है, अगर एक रिएक्शन जो है एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है तो उसका स्टेप्स के जो स्टेप्स हैं उनको स्टडी करना, द स्टडी ऑफ द मल्टी स्टेप
ऑफ रिएक्शन जो कि आपस में कॉन्सिक्वेंशियल है, तो उसी को बोलते हैं मैकेनिज्म, है ना। तो यहाँ पर यहाँ पर हमने Na यूज किया था और दो एटम यूज किए उसके, तो होगा क्या, जब रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो ये यहाँ से ट्वाइस Na प्लस बन जाएगा और इसने दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज कर दिए हैं, ये एक तो ये हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि हमने दो मॉलिक्यूल RX के यूज किए थे, दो मॉलिक्यूल किसके यूज किए थे बताओ, RX के यूज किए थे। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट हुए हैं ये यहाँ पर गेन होंगे ऐसे करके। अच्छा ये जो बॉन्ड है ये वाला, ये जो बॉन्ड है ये टूटेगा होमोलिटिकली, होमोलिटिक ना, जब अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके एटम अलग हो जाते हैं। बॉन्ड को तोड़ने के दो तरीका होते हैं, होमोलिसिस और हेटेरोलिटिक, है ना। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग होंगे, उसको बोलते हैं होमोलिसिस। और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कोई भी एक एटम जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, अगर वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले, उसको बोलते हैं हेटेरोलिटिक, उसमें आयंस फॉर्म होते हैं। होमोलिसिस में क्या होता है, रेडिकल, फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं। इसमें क्या होगा देखो यहाँ पे, तो जब ये बॉन्ड ऐसे टूटा है कि ये बॉन्डेड एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए हैं, तो यहाँ पे 2R था और अपना इलेक्ट्रॉन लेके हो गया, तो इसके ऊपर डॉट लगा देंगे जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और देखो यहाँ भी ट्वाइस एक्स ये ऐसे बनेगा डॉट के फॉर्म में, लेकिन ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे गेन करेगा, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 2x और इस पे चार्ज आएगा नेगेटिव, ये यहाँ पर हेलाइड के आयन बन जाएंगे, है ना, हेलाइड बन जाएंगे। तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गई है। अब ये जो बना है फ्री रेडिकल, ये जो है इलेक्ट्रॉन दिख पा रहा है आपको, ये इलेक्ट्रॉन दिख पा रहा है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये स्पीशीज जो होती हैं दे आर क्वाइट रिएक्टिव, काफी रिएक्टिव होती हैं। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए तो ये खुद में बॉन्ड बना लेंगे, मतलब आर यहाँ पे दो आर डॉट थे, आर डॉट प्लस में आर डॉट, ठीक है। तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो है यहाँ पर एक नया बॉन्ड बन जाएगा, इस बॉन्ड में इन्होंने अपना अपना इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया है, तो ये है मेरे पास में एल्केन। और अगर मैं इस सबको ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे हमारे पास में जो नेट वुड रिएक्शन थी वो आ जाएगी। तो यहाँ पर Na प्लस था, ट्वाइस Na प्लस, यहाँ पे ट्वाइस X नेगेटिव है, तो ये ऐड हो जाएंगे और ये आपस में कट जाएंगे। तो अगर मैं इसको ऐड कर दूं, यहाँ पे मेरे पास में दो मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड के हैं, है ना, यहाँ पर दो एटम Na के हैं, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में अगर सेम चीजें होती हैं तो कट जाती हैं, है ना। यहाँ पे ट्वाइस R था, मैंने एक अलग अलग लिख दिया था इनको, है तो बात है कि ये दो R डॉट है और ये 2R डॉट, ओके, ये कट जाएंगे आपस में। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में है, यहाँ पे राइट में है, ये कट जाएंगे। तो आपको जो मिलने वाला है यहाँ पर क्या बचा, मतलब यहाँ पे आर आर बचा है और ये आयनिक स्पीशीज है, तो आपस में आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा आपके लिए ट्वाइस NaX। तो ये हमारे पास में वुड रिएक्शन ऐसा आती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वुड रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या होता है, इंटरमीडिएट क्या होता है, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट के लिए आप याद रखना कि आर डॉट होता है इसमें, और डॉट वाली जो स्पीशीज होती हैं उनको फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, है ना। तो फ्री रेडिकल्स में क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। तो ये था मैकेनिज्म। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें आर ओ आर बताइए जरा, आर ओ आर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन वुड रिएक्शन में, तो यहाँ पर जो आर ओ आर है वो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस रिएक्शन को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मेनली यहाँ पे जब भी हम किसी रिएक्शन के रेट की बात करते हैं तो इंटरमीडिएट के ऊपर जाते हैं कि इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या बना है, फ्री रेडिकल बना है, वो जितना ज्यादा स्टेबल है। हालांकि स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको याद होगा, जीओसी में पढ़ा होगा कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर सेम होता है। पहले बेंजाइलिक वाले होते हैं, फिर एलाइलिक वाले होते हैं, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, है ना। वो सेम यहाँ भी होता है। लेकिन यहाँ पे जब हमने इसको देखा है तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्टेरिक इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है, किस पे कर रहा है, स्टेरिक इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो ये लाइन आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जो है स्टेरिक इंडेक्स, स्टेरिक इंडेक्स का मतलब क्या होता है, स्टेरिक इंडेक्स, स्टेरिक इंडेक्स का मतलब ये है कि कि अटैक करना कितना मुश्किल है ना, क्राउडिंग कितनी है, तो जो वो अटैक करने जा रहे हैं तो वहां पर अटैक करना इजी है या मुश्किल हो गया। तो ये बात आपको याद रखनी है। और एक दो एग्जाम्पल और हम इसके देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर CH3Cl है और साथ में यहाँ मेरे पास में ट्वाइस N है, और इस बार दूसरा जो मॉलिक्यूल मैंने यूज किया है CH3CH2Cl वो अलग यूज कर लिया है। अब तक जितने भी एग्जाम्पल लिए थे उसमें एल्काइल हैलाइड के सेम मॉलिक्यूल यूज कर रहे थे हम, यानी जो वुड रिएक्शन हम पढ़ रहे थे वो सेल्फ वाली थी। सेल्फ का मतलब होता है कि सेम टाइप के मॉलिक्यूल है एल्काइल हैलाइड के, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट टाइप के, एक में एक कार्बन है, एक में दो कार्बन है।
हाँ, तो इसमें क्रॉस वाला भी प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, Na कुछ ज्यादा यूज होंगे, इसलिए यहाँ उसको बैलेंसिंग में हटा रहा हूँ अभी। Na यहाँ पर कुछ अलग नंबर बनेंगे। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि ये यहाँ से R और ये वाला R ये आपस में मिल जाएंगे और एक ही प्रोडक्ट बन जाएगा। तो पहले क्या होगा, देखो यहाँ पर CH3 बनेगा, मतलब ये यहाँ से जो R डॉट है। अच्छा एक बात बताओ ध्यान से, इनमें और इनमें अगर मैं पूछूं कि R डॉट कौन कौन से हैं, इसमें R डॉट का मतलब फ्री रेडिकल जो बनेंगे, CH3 डॉट आएगा एक तो नो, और दूसरा जो आएगा यहाँ पर, दूसरा जो आएगा वो CH3CH2 डॉट आएगा। एक रेडिकल यहाँ से मिल जाएगा, एक रेडिकल यहाँ से मिल जाएगा, जहां से बॉन्ड टूटता है वही कार्बन रेडिकल में मतलब रेडिकल बनता है, तो इसी पे डॉट आएगा यहाँ पे, ये रेडिकल बने। अब इनको फाइनल कंपाउंड बनाना है, तो क्या चांसेस है, ये खुद के दूसरे रेडिकल पे अटैक कर सकता है, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे रेडिकल फॉर्म हुए होंगे। जब कंटेनर में रिएक्शन हो रही होती है तो ऐसे मॉलिक्यूल जो है वो मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी देयर। हाँ, तो CH3 यानी मिथाइल रेडिकल जो बना होगा वो बहुत ज्यादा बने होंगे, तो इस पे अटैक ना करके हो सकता है सेल्फ पे अटैक कर दे, खुद पे अटैक करे, तो इसलिए यहाँ पे क्या बना है, ईथेन बन गया है। फिर सेम यहाँ पर क्या होगा, ये रेडिकल इस पे अटैक ना करके खुद पे अटैक कर दें, तो ये ब्यूटेन बन जाएगा यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH3। तो ये दो जो प्रोडक्ट बने हैं ये सेल्फ वाले हैं, सेल्फ वुड्स प्रोडक्ट। और तीसरा प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज अब होगा यहाँ पे क्रॉस अटैक, तो CH3 और CH2 CH3। तो अभी यहाँ पर मेरे पास में ये ऑड नंबर वाला एल्केन भी ऑब्टेन हो गया। ज्यादातर वुड्स में क्या होता है, इवन कार्बन वाले प्रोडक्ट ही फॉर्म होते हैं, लेकिन एक दो केस ऐसे भी हैं जहाँ पर आपको ऑड नंबर में कार्बन आ रहे हैं, वो एल्केन आपको ऑब्टेन हो सकते हैं। सो दिस इज द प्रोपेन। साथ में बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो यहाँ पर कितने Na यूज हुए हैं, देखो जब ये हमारे पास में कंपाउंड बना है ना, तो ट्वाइस Na यहाँ पे यूज हो गए होंगे, क्योंकि एक जब अटैक होता है सेल्फ या क्रॉस, वहाँ पे ट्वाइस Na यूज होता है। तो इसको बनाने के लिए ट्वाइस Na यूज हो गया, इसको बनाने के लिए ट्वाइस Na, और इसको बनाने के लिए भी ट्वाइस Na, तो टोटल यहाँ पे 6 Na यूज हुआ है, 6 Na यूज हुआ है। और 6 Na अगर यूज हुआ है तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 NaCl, 6 NaCl। तो आई होप इसमें आपको डाउट नहीं आएगा, ये भी बहुत सिंपल था। बाकी चाहो तो इनकी भी बैलेंसिंग आप कर सकते हो, तो आप देख लेना। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है कि सिमेट्रिकल एल्केन बने ये जरूरी नहीं है, ज्यादातर सिमेट्रिकल एल्केन बनेंगे, और ओड वाले भी बन सकते हैं, इवन वाले भी बन सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है ना। तो जैसे हमारे पास में एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। आपसे पूछे अगर कि ये एक मेरे पास में कंपाउंड है, और यहाँ पे क्या था, ये Cl है यहाँ पर, और ये Cl है, एक ही कार्बन पे 2 Cl है। मतलब हम अब मूव कर रहे हैं कि जो वुड्स रिएक्शन है वो इंटरमोलिकुलर हो गया, इंट्रामोलिकुलर भी हो सकती है ना, एक मॉलिक्यूल के अंदर भी हो सकती है क्या, तो बिल्कुल हो सकती है। यहाँ से क्या होगा, अगर आप यहाँ पर Na लेकर आएंगे और ड्राई ईथर वगैरह, मतलब जो कंडीशंस हैं अगर वो मिल जाए तो क्या होगा, देखो ये बॉन्ड टूटेगा होमोलिटिकली, ये बॉन्ड टूटेगा होमोलिटिकली, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। पहले इंटरमीडिएट का मतलब यहाँ पे डॉट आएगा, यहाँ पे डॉट आएगा, इस कार्बन पे डॉट, इस कार्बन डॉट का मतलब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बना है फ्री रेडिकल। तो ये जो बना है ये इंटरमीडिएट है, अभी इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट जो है वो अनस्टेबल होता है ना। तो जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ये डॉट और ये डॉट आपस में बॉन्ड बना लेंगे। सो द केस विल बी लाइक दिस, कि यहाँ पर एक ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। तो ये इंट्रामोलिकुलर भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल और देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक ऐसा कंपाउंड मेरे पास में है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पर Na लिया, ड्राई ईथर लिया, ड्राई ईथर लिया है। फिर वही कहानी है कि यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा होमोलिटिकली, ये बॉन्ड टूटेगा होमोलिटिकली, और यहाँ पर कुछ टाइम के लिए ऐसे एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाएगा जिसमें यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फिर वही आपस में आके बॉन्ड बना लेंगे, और ये बॉन्ड बन गया है, यहाँ एल्कीन फॉर्म हो गया है। हम पढ़ रहे थे कि वुड्स रिएक्शन जो है एल्केन बनाने के लिए यूज होती है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा एल्केन ही बनेगा, कुछ स्पेसिफिक केस में एल्कीन भी बन सकता है और एल्काइन भी बन सकता है। ओके, तो ये हमारे पास में था वुड्स रिएक्शन, जो कि हमारे पास में सेकंड मेथड यहाँ पूरा कंप्लीट होता है। थर्ड मेथड जो पढ़ना है हमें एज पर एनसीईआरटी, अभी एनसीईआरटी में थर्ड मेथड जो दिया है वो है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड।
कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो हम ज्यादातर इसमें सोल्ट यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, पर कार्बोक्सिलिक एसिड को भी हम यूज कर सकते हैं, है ना। और लिख लो आगे, और सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो सोडियम सोल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, मैं उसको भी यूज कर सकता हूँ एल्केन को फॉर्म करने के लिए, एल्केन को फॉर्म करने के लिए, एल्केन को फॉर्म करने के लिए। कैसे यूज करेंगे, कैसे बनेगा देखते हैं ध्यान से। पहले हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं इसको सिंपली हीट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये बन जाएगा यहाँ पर आर एच। आप समझ पा रहे हैं इसको क्या, कि यहाँ से इतना CO2 निकल हो जाएगा, है ना, और एच जो बचा है वो आर पे आएगा डायरेक्ट, और यहाँ पे CO2 निकल हो जाएगा। लेकिन ये उतना अच्छा मेथड नहीं है, इट इज नॉट अ गुड मेथड, नॉट अ गुड मेथड। इसमें यील्ड बहुत कम मिलता है, तो उतना अच्छा मेथड ये नहीं माना जाता है। इसलिए एनसीईआरटी में इसके बारे में बात नहीं की है। उन्होंने बोला है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड से ना बना के सोडियम सोल्ट लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का। जैसे आपसे अगर अच्छा ये जो मेथड हमारे पास में आ रहा है, हाँ, तो इसमें जो है दो मेथड आएंगे, सब मेथड है इसके। एक तो हम पढ़ते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, और एक हम पढ़ते हैं इसमें कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस। तो पढ़ते हैं, तो पहले समझो कि सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे आर, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ, इस एच को हटा के अगर वहां पर Na लगा दो हम, तो इसी को बोलते हैं सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे इसका नाम क्या होना चाहिए, सोडियम, और इतना होता है क्या, कार्बोक्सिलेट। O पे नेगेटिव आता है, Na पे पॉजिटिव आता है। फिर फर्स्ट मेथड जो इसमें आता है, इसको बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन। अब डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, देखो डी का मतलब होता है रिमूव, और कार्बोक्सी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन। ऐसी रिएक्शन जिसमें कार्बन को रिमूव कर रहे हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में या किसी दूसरी फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन में क्या हुआ, इसमें हम क्या यूज करते हैं, है ना, मतलब ये बनाएंगे इसमें सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की हेल्प से एल्केन। लेकिन सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किससे कराएं, तो इसमें एक मिक्सचर यूज करते हैं हम, और मिक्सचर का नाम क्या लिखा है, सोडा लाइम। सोडा लाइम यूज करते हैं। सोडा लाइम क्या होता है, सोडा लाइम इज यूज्ड। सोडा लाइम को जब ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे तो एक मिक्सचर होता है, मिक्सचर होता है, और बेटा एक इसमें लेंगे हम NaOH, और दूसरा लेंगे इसमें CaO, क्विक लाइम। इन दोनों का मिक्सचर 3:1 के रेशो में, 3:1 के रेशो में जो होता है उसी को बोलते हैं क्या, सोडा लाइम। रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा NaOH, मेन यही है NaOH। लेकिन CaO क्या करता है, CaO जो है वहां पर इसकी हेल्प करता है, जो नमी वगैरह है, मॉइस्चर है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जिससे कि ये थोड़ा एफिशिएंट हो जाए, है ना। तो ये आपको याद रखना है। अभी मैं रिएक्शन बता देता हूँ आपको। रिएक्शन क्या है कि यहाँ पर R है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड है, यहाँ पर O, और यहाँ पर Na, ऐसे है। और मैंने यहाँ पर NaOH को यूज किया है, NaOH, और CaO को एरो के ऊपर लिख दिया है ऐसे करके। ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, मतलब रिएक्शन में एज अ रिएक्टेंट नहीं है, रिएक्टेंट यही है हमारे पास में। जब रिएक्शन, देखो ध्यान से देखना, जब रिएक्शन होगी यहाँ पर, तो इतना पार्ट, ये यहाँ से इतना पार्ट जो है ये कंबाइन हो जाएगा, ये बनाएगा Na2CO3, Na2CO, और एक यहाँ से मिल जाएगा 3, R और H बचे तो क्या बन जाएगा, RH मिल जाएगा। सो RH विल बी फॉर्म्ड, RH विल बी फॉर्म्ड। और साथ में यहाँ पर क्या हुआ, Na2CO3, Na2CO3 फिक्स है, मतलब वो बनना ही बनना है, ऐसे बन जाएगा यहाँ पर RH बना है। अब इसमें ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, इस मेथड में जो एल्केन आपको मिला है उसमें जो कार्बन है, जो सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड था उसमें जितने कार्बन थे उससे कम कार्बन है, उससे कम कार्बन है। तो एल्केन जो मिलेगा यहाँ पर, एल्केन जो मिलेगा यहाँ पर, एल्केन जो ऑब्टेन होगा, एल्केन विद वन लेस कार्बन, वन लेस कार्बन देन सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो यहाँ रिएक्शन में यूज हुआ है। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, Ca लिखा शॉर्ट में, Ca का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके। जैसे यहाँ से हमारे पास में R के प्लेस पे मैंने यहाँ H ले लिया है, HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ONA, ओके, और साथ में यहाँ पर NaOH लिया है, और फिर CaO के साथ में इसको हीट भी करना है हमें, है ना, हीट भी करना होता है, याद रखना, हीट करना होता है, ठीक है। तो जब रिएक्शन होगी यहाँ पर, तो इतना पार्ट ही फिर दोबारा से बन जाएगा Na2CO3, लेकिन इस बार यहाँ पे क्या बचा है, H और H बचा है। तो मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको एल्केन ही मिलने वाला है, वो डिपेंड करेगा कि सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा है।
इसके इस ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या मिलने वाला है। तो H2 मिल जाएगा यहाँ पर आपको, और साथ में आपको Na2CO3 तो ऑब्टेन होगा ही होगा। ओके, लेकिन अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दे सकते हैं हम, जैसे कुछ यहाँ पे आपसे कह दे कि CH3 यहाँ पर है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर ONA है, यहाँ पर क्या है ONA, और फिर इनको ये दोनों को एक साथ भी ले सकता है ऐसे NaOH और साथ में CaO, हीट कर दो यहाँ पर आप। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि इतना पार्ट तो इतना पार्ट यहाँ से ये बनके लग जाएगा Na2CO3, CH3 बचा है, यहाँ से H बचा है, तो CH4 बन जाएगा, मतलब मीथेन बना सकते हैं इससे। अच्छा, जबकि जो हमने वुड रिएक्शन पढ़ी थी उसमें मीथेन फॉर्म हो सकता है क्या? अगर मैं क्वेश्चन पूछूं अभी आपसे जो इससे पहला मेथड पढ़ा था वुड रिएक्शन, क्या उसमें मीथेन बन सकता है? मीथेन नहीं बन सकता है, और वुड रिएक्शन में मीथेन को हम फॉर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो डबल हो जाता है एकदम। हाँ, तो मीथेन यहाँ बनेगा फिर हमारे पास। ओके, तो ये याद रखना है। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, यहाँ पर NaOH यूज कर लिया है, यहाँ पर CaO यूज कर लिया है, और ये हीट वगैरह कर दिया होगा हमने, और मुझे यहाँ से ये बना है N प्रोपेन मिला है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे क्या हो सकता है? ये यहाँ पे कौन सा कंपाउंड होगा यहाँ पर? ए क्या होगा? अब ए के लिए आप बताओगे कि सर कुछ ऐसा हो सकता है ना, कि इसमें 3 कार्बन है, तो 1 2 3 वाला जाएगा, R वाला पार्ट है, और यहाँ पे C लिख दिया मैंने, इसके COONA ऐसे लिख सकते हैं इसको ना, ONA। आप बताओगे सर के ऐसे, अगर यहाँ ए के प्लेस पे लेंगे हम, इतना पार्ट अलग होता है, क्योंकि ये पार्ट इतना पार्ट तो यू नो वेरी वेल NaO के साथ चले जाता है, Na2CO3 बन के एक पार्ट ये हो सकता है। हाँ, ये तो नॉर्मल है, मतलब ये हर कोई इसको बता सकता है, लेकिन अगर एक केस और भी आ सकता है ना इसमें, इसी में, कि अगर यहाँ पर मेरे पास में ऐसा था कुछ, और यहाँ पर COONA ऐसे ऊपर भी तो आ सकता है, यहाँ पर COONA है ना, तो अभी भी क्या होगा कि देखो इतना पार्ट है CONA और इतना पार्ट अलग हो जाएगा, तो फिर इससे भी क्या बनेगा ये, मतलब तो इसका मतलब ए यहाँ पे क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो क्वेश्चन सिंपल लगता है तो थोड़ा सा उसको सोचना होता है कि कुछ और भी केस उसमें आ सकता है। सो दिस इज द डीकार्बोक्सिलेशन। कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखनी उसमें, अगर कोई पूछे इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, इंटरमीडिएट क्या बनता है, इंटरमीडिएट पूछेगा आपसे, तो इंटरमीडिएट क्या होता है? देखो इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट होता है R नेगेटिव, कार्बेनाइन, R नेगेटिव विच इज कार्बेनाइन। और अगर हमें इंटरमीडिएट पता है तो हम रेट ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। हाँ, तो ROR अगर पूछेगा तो ROR। अच्छा, ये आपको पता होता है कि R नेगेटिव जो होता है कार्बेनाइन, वो जो है वो स्टेबल तब होता है अगर कोई इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, मतलब माइनस आई ग्रुप लगा है, अगर इस पे प्लस आई ग्रुप लगा है तो वो उसको डिस्टेबलाइज करता है। तो ROR क्या है बताओ? वो स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा आर नेगेटिव की, जैसे एग्जांपल देखता हूँ आपको कि अगर पूछे कि डीकार्बोक्सिलेशन किस में ज्यादा होगा, तो जैसे यहाँ पर मेरे पास में ये है CH3, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मेरे पास में ऐसा है COONA है ना, ए कह सकते हैं इसको, और बी में क्या है यहाँ पर ऐसा कुछ है, ऐसे CON 1 2 3, एक काम करो इसमें भी आप उतने बना लो, 3 ही बना लो, CON। तो अब इन दोनों में पूछा गया कि इसमें ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है किसका ज्यादा होगा, इसका है इसका। तो अब ऑब्जर्व करो प्लीज ध्यान से, जैसे ये वाला पार्ट देख पा रहे हो आप, ये R है, और इसमें ये वाला पार्ट क्या है, इतना R पार्ट है। R जो होता है, R ग्रुप, आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा होगा जीओसी में, वो होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन को ऐसे देता है, और जबकि यहाँ पे चार्ज नेगेटिव आएगा, है ना, तो अल्टीमेटली जब ये अलग होगा तो यहाँ पे R पे जाके साइड आएगा नेगेटिव आएगा, इतना जो R यहाँ पे आएगा मेरे पास। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है उसको क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है, और ये भी क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो दो और ऐसे आएंगे, दो साइड से आएंगे, तो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, प्लस आई ग्रुप प्लस आई इफेक्ट, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे प्लस आई जो है हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लस आई जो इफेक्ट है वो ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ज्यादा अनस्टेबल, तो ROR इसका ज्यादा होगा, ए का ज्यादा होगा। आई होप अब बात समझ पाए मेरी ठीक से। तो ये है हमारे पास में इसका ROR। जैसे एक एग्जांपल और हम देख सकते हैं,
यहाँ पर जैसे पूछ रहे हैं आपसे कि एक कंपाउंड मेरे पास में है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, और यहाँ पे CON आ रहा है, CON, इसको ये मान सकते हैं। बी क्या है, बी मेरे पास में डायरेक्ट ऐसे है, CON। इन दोनों में पूछेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन बताओ डी कार्बोक्सिलेशन वाली, हाँ मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इन डी कार्बोक्सिलेशन, ऐसे पूछ सकता है। तो देखो ये वाला पार्ट सारा, इतना पार्ट तो वहां पे क्या जाता है, अलग हो जाता है, ये पार्ट इतना अलग हो जाता है। हाँ अच्छा, ये है क्या कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, क्योंकि ये तो कीटोन वाला पार्ट है, ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप बन जाता है, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कीटोन। हाँ तो इसमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा जब ये अलग हो जाएगा, और इसमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, इंटरमीडिएट बनेगा ये वाला इतना पार्ट, इसमें ये वाला इतना पार्ट बनता है इंटरमीडिएट। अब क्या होगा इसमें, ये अब पैटर्न समझो, तो आपने रेजोनेंस पढ़ लिया होगा अब तक। तो रेजोनेंस में क्या होता है, नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इतना ये मेरे पास में ये रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पर, और रेजोनेंस की वजह से ये वाला जो पूरा कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल बन जाएगा, तो इसमें रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन इसमें तो नहीं हो रहा रेजोनेंस, इसमें तो बल्कि क्या हो रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट इसमें भी हो रहा होगा, लेकिन जब रेजोनेंस होता है तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है उतना इफेक्टिव नहीं रह जाता है, रेजोनेंस जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। ओके, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया है, इसका मतलब इसका जो होगा वो ए जो है वो ज्यादा स्पीड से होगी रिएक्शन एज कम्पेयर टू बी के साथ, है ना। तो ये हमारे पास में था थर्ड मेथड का फर्स्ट वाला पार्ट, जिसको कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट जो पढ़ना है हमें इसी में दूसरा मेथड होता है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, कोलबेज आपने बनाया, यहाँ पे इन्होंने सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, RCON ने रखूना, RC डबल बॉन्ड ONA व्हिच इज नोन एज सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे इन्होंने इसको वाटर में डिसोल्व कर दिया था, तो मतलब एक्वस फॉर्म में लिया है, एक्वस फॉर्म में लिया है। ये आप बैलेंस फॉर्म में याद कर सकते हो, दो मॉलिक्यूल लेंगे हम सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के, और दो ही मॉलिक्यूल लेंगे किसके, वाटर के, और यहाँ से हमने करंट पास कराया, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस एक कंटेनर में होता है ना, इस कंटेनर के अंदर हमने जो भी सोल्ट लेते हैं वो मोल्टन फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में भर देते हैं, और यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, एनोड कैथोड, और यहाँ पर आपको पता होता है कि ऐसे बैटरी लगा देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ, और ये एनोड होता है कैथोड होता है, पॉजिटिव वाला टर्मिनल इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड ले लिया जाता है, और मतलब वो इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है उसको एनोड कहते हैं, और वो इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है उसको कैथोड कहते हैं। ये सब बेसिक बातें बताएं आपको। जब करंट पास होगा तो फिर रिएक्शन होगी। अब रिएक्शन क्या होगा, देखो यहाँ से रिएक्शन में यहाँ पे क्या होगा कि ये दो आर यहाँ से अलग होंगे और आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो बन जाएगा RR। फिर क्या होगा उसके बाद में, ये CO2, दो ये जो आ रहा है वो पूरे मॉलिक्यूल के साथ है, CO2 बन के अलग हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, दो मॉलिक्यूल बनेंगे CO2 के, और एनोड, अच्छा ये दोनों जो बने RR, ये ओवर द एनोड, एट एनोड, एनोड पे बनेंगे, ये एनोड पे बन जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो है H2 गैस बनती है, H2 गैस, है ना। H2 गैस जो बनती है वो यहाँ से, ये वाटर से बनेगी, वाटर के जो मॉलिक्यूल है ये हो जाएंगे रिड्यूस, तो वहां से H2 बन जाएगी। मैं बताऊंगा पूरा मैकेनिज्म क्या है इसका, H2, और उसके बाद जो यहाँ पर ट्वाइस NaOH बन जाता है, ट्वाइस NaOH, ट्वाइस। तो ये जो H2 गैस बनती है वो कैथोड पे बनती है, एट कैथोड, एट कैथोड। तो ये तो रिएक्शन होती है हमारे पास। अब रिएक्शन हुई कैसे, इसको हम देख सकते हैं, चाहो तो इसके पहले एक दो एग्जाम्पल कर लो, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है मतलब अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, तो एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड ON लिया हमने, इसके दो मॉलिक्यूल ले लें, और यहाँ पे ट्वाइस H2O ले लिया। बैलेंस फॉर्म में याद कर लो, कुछ चीजें इजी हो जाती है, करंट पास कराएंगे। तो अभी समझाया था मैंने कि कैसे बनेगा एल्केन, ये दो R वाला पार्ट अलग हो जाएगा, आपस में बॉन्ड बना लेगा, CH3 क्या आएगा, CH3 साथ में क्या बन जाएगा, CO2, ट्वाइस CO2, तो ट्वाइस CO2 बन जाएगा, और साथ में यहाँ पर H2 बन जाएगा, और यहाँ पर साथ में जो बच गया था NaOH बन जाएंगे ट्वाइस। अच्छा, क्या ये अगर आपने इसको ऑब्जर्व किया है तो इतना ये पार्ट मेरे पास में फिक्स है, इतना पार्ट तो फिक्स है ना, ये हर रिएक्शन में आएगा, इतना पार्ट यहाँ पे चेंज होना बस, तो इसको तो याद ही कर लो आप, ट्वाइस CO2 H2 ट्वाइस NaOH, देखो यहाँ भी सेम आया है ना।
तो खैर हमें ये यहाँ पे मिला है और ये इथेन बन गया है। जरूर नहीं है कि हमेशा यहाँ पे आपको एल्केन ही मिलेगा, हो सकता है यहाँ पर HCOONA दे दे, HCONA, हकुना, हकुना मटाटा सॉन्ग आया था, आपने सुना होगा शायद, तो ये वही है हकुना। HCON सोडियम मीथेनोएट कह सकते हैं, फॉर्मेट कह सकते हैं इसको। और यहाँ पर ट्वाइस H2O लेंगे, इसके भी ट्वाइस लेंगे, यहाँ पर करंट पास कराएंगे, करंट पास कराएंगे, तो इतना ही तो पार्ट अलग होता है आपस में। H तो क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा, और बाकी तो कॉपी पेस्ट करना होता है आपको इतना ना, बाकी तो कॉपी पेस्ट ही करना है, ये इतना तो आएगा आएगा सेम। तो यहाँ पे ये मेरे पास में ऐसे बन जाएंगे फिर। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ पे इस बार क्या हुआ कि एनोड पे भी आपको हाइड्रोजन मिली है और कैथोड पे भी क्या मिली है बताओ, हाइड्रोजन मिली है। दोनों ही इलेक्ट्रोड पे इस बार आपको क्या मिल रहा है, सेम गैस मिल रही है। ओके, अब अगर मैं आपसे यहाँ से इसका मैकेनिज्म पूछता हूँ कि रिएक्शन हुई कैसे है, तो मैकेनिज्म पाएंगे एक बार। मैकेनिज्म मतलब समझना जरूरी होता है, एनसीईआरटी में भी है और आपको आना भी चाहिए। तो मैकेनिज्म में क्या है कि यहाँ पे जब देखा था हमने, एक ये चीज ही, एक यहाँ पे वाटर तो मतलब उतना बड़ा रोल प्ले नहीं कर रहा है, मेन तो ये है यहाँ पर। तो यहीं से स्टार्टिंग होगी, तो दो मॉलिक्यूल हमारे पास में आएंगे RC डबल बॉन्ड ONA के, और होगा क्या, जब करंट पास यहाँ से होगा तो ये टूट जाएगा। वैसे भी यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है, इस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो ट्वाइस Na, तो मतलब ऐसे यहाँ पे क्या बन जाएंगे, दो RCO O नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन आपको मिल गए दो, और यहाँ से ट्वाइस Na प्लस, यहाँ से क्या बताओ, यहाँ से ट्वाइस Na प्लस आपके आयन्स आपको मिल गए। आपको फोकस करना है इस वाले पार्ट पे, है ना, इस पे नेगेटिव चार्ज है अभी। अब इसका ऑक्टेट पूरा होगा, अब इसका ऑक्टेट पूरा होगा इसके पास यहाँ पे क्या है, दो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर है, और 4 6 8 ऑक्टेट पूरा है। लेकिन इस ऑक्टेट में एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है, Na का इलेक्ट्रॉन है, जो कि इस पे नेगेटिव चार्ज को शो कर रहा है। ओके, तो अभी इसके पास देखो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन दिख पा रहे होंगे आपको, जो कि नॉन बॉन्डेड है, जिसको लोन पेयर कह सकते हैं। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो दो आयंस मिले हैं ये अभी भी अनस्टेबल है, क्योंकि इन पे चार्ज आ रहा है, ये अपने आप को डिस्चार्ज करना चाहेंगे। डिस्चार्ज होने के लिए डिफरेंट इलेक्ट्रोड पे जाएंगे, एनोड पे या कैथोड पे। ओके, तो मतलब दो रिएक्शन होंगे यहाँ पर, एक है एनोड पे, एट एनोड, एनोड एनोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव जो बैटरी का पार्ट था उससे कनेक्ट था, मैंने थोड़ा बताया था रफली आपको। पॉजिटिव है तो यहाँ पर कौन सा आयन जाएगा उसके पास, अट्रैक्ट होकर ये जाएगा। तो मतलब एनोड पे जो है ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है इसका होगा ऑक्सीडेशन। एनोड इज दैट इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स। ओके, तो यहाँ पर ट्वाइस R, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O, चार्ज नेगेटिव है। और अभी बताया था आपको मैंने कि यहाँ पर क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है जो कि नॉन बॉन्डिंग है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है इस पे, तो ये इसको लूज करना चाह रहा है। तो एनोड पे जाके इसने क्या किया, अपने जो इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा वाले उसको लूज कर दिया है और ये एटम बन गया है, एटम। लेकिन अब कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 5। कितने बचेंगे बताओ, 5। यहाँ पे 6 थे, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। एक पे जो है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो 2 पे कितने होंगे, 2 होंगे। तो मतलब यहाँ पे अगर दो आयंस इन्वॉल्व है रिएक्शन में तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे यहाँ पर। ओके, हर एक ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। लेकिन फोकस करना है यहाँ पे O पे। O पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। क्या O का ऑक्टेट कंप्लीट है यहाँ पर, नहीं, O का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट पूरा नहीं है होगा भाई। तो अब क्या होगा, मतलब ये अनस्टेबल है इसका मतलब। तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये कुछ वहां पर कुछ करेगा मतलब। ओके, क्या करने वाला देखो ध्यान से, वहीं पे क्या होगा, ये ट्वाइस लिखा था मैंने, यहाँ पे R था, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O था, यहाँ पे O है, इसके पास यहाँ पर ऐसे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा देखो, ये O जो है अनस्टेबल है, तो ये कार्बन क्या करेगा, नेक्स्ट वाला, इस बॉन्ड को जो है, इस बॉन्ड को वो होमोलिटिकली ब्रेक करेगा, जिससे कि उसको डॉट मिल जाए, इसके डॉट को, और एक डॉट यहाँ से आएगा तो यहाँ बॉन्ड बन सकता है, और इतना ये CO2 बनकर हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ इस बात का, मतलब ये हुआ कि यहाँ से ट्वाइस R डॉट मिल जाएगा आपको, एक तो ये ट्वाइस R डॉट का मतलब फ्री रेडिकल, और दूसरा क्या होगा यहाँ पर, इतना CO2 गैस बनकर हो जाएगी, ये एनोड पे बन गई है। और ये भी क्या है आपको पता है, 2R डॉट का मतलब क्या होता है, 2R डॉट जब भी आएंगे आपस में बॉन्ड बना लेंगे, क्या बन जाएगा, RR बन जाएगा। तो ऐसे ही रिएक्शन हमारे पास में एनोड पे हो गई है।
मैं समझाया था कि एनोड पे एल्केन मिल जाता है और CO2 गैस मिल जाती है। अच्छा, अभी हम कहाँ जाएंगे, कैथोड पे जाएंगे। एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है और रिडक्शन होता है। कैसा होता है, रिडक्शन होता है। तो मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा कैथोड एनोड वो चार्ज से डिफाइन करेंगे हम, वो चार्ज इनके उल्टे भी हो सकते हैं। जैसे हम गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे तो वहाँ जो एनोड है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, और कैथोड पॉजिटिव होता है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो वहाँ पे साइन बदल जाता है। लेकिन हाँ, एक चीज हमेशा सेम रहेगी कि एनोड इज दैट इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स एंड एट कैथोड रिडक्शन अकर्स। ये सेम रहेगा किसी भी सेल में जाए आप, वेदर इट इज गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो फाइनली क्या होने वाला है, अब यहाँ पर रिड्यूस होने के लिए दो स्पीशीज बैठी हैं। एक तो यहाँ पर मेरे पास में Na+ है और वाटर है, H2O है ना। तो Na+ जो है, आप 12th में पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, हमारे पास में एक से ज्यादा स्पीशीज होती हैं अगर किसी भी एक इलेक्ट्रोड पे, तो वहां पर एक तरह से लड़ाई टाइप होती है, फाइट टाइप होती है, और उसका फैसला करता है SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो अल्टीमेटली अब इस टॉपिक को अगर मैं यहाँ समझाऊंगा तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा हमारा, हम डायरेक्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, H2O जीत जाता है SRP के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसलिए Na+ के जो आयंस है वो रिड्यूस नहीं हो पाएंगे, तो यहाँ पर H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे रिड्यूस, ठीक है। और जितने इलेक्ट्रॉन एनोड पे हमने लूज किए थे उतने गेन भी होंगे यहाँ पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएंगे। और जब वाटर रिड्यूस होता है, वाटर का मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, यहाँ से गैस बनती है H2 और साथ में ट्वाइस OH नेगेटिव यहाँ से आयन बन जाता है। ये जो ट्वाइस OH नेगेटिव बने हैं और ऊपर जो मेरे पास में क्या था बताओ, ट्वाइस Na+ था, ये आपस में कंबाइन करके बनाते हैं NaOH, है ना, लिखते नहीं है उसको। यहाँ पे H2 मिल गया आपको कहाँ पर, कैथोड पर। बस एक पॉइंट याद रखना है आपको कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, तो जो मिक्सचर है हमारा जहाँ पे रिएक्शन हो रही है वो बेसिक होता जाता है, उसका pH बढ़ता जाता है, क्योंकि यहाँ पर OH नेगेटिव आयन मिल पा रहे हैं, है ना। ये ऐसे कह दो कि NaOH फॉर्म हो रहा है। एज टाइम passes pH ऑफ मिक्सचर, pH ऑफ मिक्सचर, pH ऑफ मिक्सचर इंक्रीजेस, इंक्रीज, pH जो है वो इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीजेस, है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NaOH, ऐसे लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर ये हमारे पास में कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस पूरा कंप्लीट होता है। बाकी एग्जाम्पल आप कर सकते हो उसमें ट्राई। तो मुझे लगता है कि आज हम इतना रखते हैं इसको, काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी। बाकी की जो मेथड है जो NCERT में गिवन नहीं है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। थैंक यू।